नाज़रीन आदाब, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ़ बुखारी। हालांकि सईद अल्ताफ़ बुखारी पहले काफ़ी देर तक इस बात से बचते रहे कि वो कोई नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से एक पार्टी लॉन्च कर ही दी। आज उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये आइडिया था, आइडिया क्यों कर आया, आगे इस पार्टी का लाहेअमल क्या होगा और वो किस हद तक लोगों के गले उतरेगी। अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा, काफ़ी दिनों तक आप बचते रहे, जैसे आपने ये कवायद शुरू की तो हमने आपसे कई बार पूछा था कि क्या अल्ताफ़ बुखारी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिलाखिर आपने अपनी पार्टी के नाम से पार्टी लॉन्च कर ही दी। आप हमें ये बताएं कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ कैसे होगी। देखिए, आपने जो मनोज जी सवाल किया कि मैंने काफ़ी दिन तक अपने आप को बचाया इससे और बिलाखिर पार्टी लॉन्च की, ये बात सही है कि जनवरी 2019 में जब पीडीपी से मेरा रिश्ता मुनक़ता हुआ तो मैंने ठान ली थी कि मुझे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को महदूद रखना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक, और किसी पार्टी के साथ न जुड़ने का मेरा कोई ख्याल था और न मुझे ये ख्याल था कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं या किसी फ्रंट का हिस्सा बनूं। और मैं वक्तन फ़ौक़तन, आपने भी जब सवाल किया तो मैं यही जवाब देता रहा, यही बात सच थी। 5 अगस्त एक वाटरशेड दिन था 2019। इसे काफ़ी तरह से देखा जा सकता है, कुछ लोग खुश, कुछ लोग मायूस, कुछ लोग परेशान, कुछ लोग दुखी। 1,30,00,000 लोग, मुख्तलिफ एहसासात। 1.5 महीना मैं भी अपने घर में ही रहा। मैं नहीं कहूँगा उसे ज़ेर हिरासत, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड सब लोग रहे, जो भी अभी भी लोग जो हैं रेस्ट्रिक्टेड में ही ज़्यादा, जो घरों में है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में हैं, तो मैं भी उनमें से था। लेकिन 45 दिन के बाद जब मैं अपने तिजारत के सिलसिले में, और मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी, दिल्ली गया, तो वापस आके मैंने देखा मेरे पास लोग आने शुरू हो गए थे। उस दौरान में भी लोग आते थे, और मुझे नहीं लगता है जो ज़ेर हिरासत है ऐसी कोई पाबंदी थी कि लोग नहीं मिल सकते हैं ज़ेर हिरासत में, शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी की नहीं थी। लेकिन लोग जो भी आए तो परेशानियां थी, लोगों के दिलों में वहम था, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारे नौकरियां चली जाएंगी, रियासत ख़त्म हो गई है, अब हो सकता है डेमोग्राफिक चेंजेस हों, तरह तरह की। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर जहाँ कन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्लिक्ट रियासत में ज़्यादा ही लोगों की परेशानियां होती, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियां थी। तो जब हम बैठते थे आपस में, कुछ यार दोस्त भी मिलते थे, तो हम कहते थे यार लोगों का मसला कोई नहीं उठा रहा है, लोगों की परेशानियां इनको क्यों नहीं कोई दूर कर रहा है। बहरहाल काफ़ी टाइम के बाद हमने पहल की, हम कुछ लोग मिले, इन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटीज हम लोग मिले, हमने एक मेमोरेंडम बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद हम डिफरेंट इंटेलेक्चुअल से मिले, सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मिले, लॉयर से मिले, और सियासी कायदीन से भी कुछ मिले। तो निचोड़ उसका निकला कि भैया आप लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करना होगा अगर आप सही मानों में लोगों के मुश्किलात का अजाला करना चाहते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो आपने उसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था उसमें ये एक डिमांड थी कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, जिसकी मुखालिफत हुई। ये कहा गया, मुजफ्फर हुसैन बेग जो सीनियर लीडर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने ये कहा कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह की डिमांड करने के लिए। देखिए, मैं वही कहता हूँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आइडिया कैसे जन्म हुआ कि हम पार्टी अपनी बनाएंगे। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के उस ऑब्जेक्शन को या उस कमेंट को उनसे ज़्यादा कौन ये जानता है कि एक प्रोसेस होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नुमाइंदे हैं होम मिनिस्टर साहब के यहाँ, हम यूटी हैं। जब हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो कोई दरखास्त लेके जाते हैं,
उनके हादे इख्तियार में वो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो सेक्रेटरीट में भेजते हैं, कमिश्नर के पास भेजते हैं, और फिर बिलाकर जो भी मिनिस्टर, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, ऐसे हाल होता है। हम भी गए, हमने उनको उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसी तहसील से दी, और क्योंकि कुछ चीज़ें उनके हादे इख्तियार में थी, ऐसा नहीं था। और फॉलोअप में आपने देखा पार्टी बनी। हम पहले अवलीन फुर्सत में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे, क्यों हमें मालूम था कि हल तो इसका मुल्क के वजीर आजम के पास ही है, और मुल्क के गृह मंत्री से मिले, फुल डेलीगेशन मिला हमारा। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि नहीं साहब, हम जो बीड़ा उठाया है ये इतना आसान बीड़ा भी नहीं हमने उठाया है। अपनी पार्टी को लोग सपोर्ट क्यों करेंगे, किस तरह से डिफरेंट होगी? आप देखिए, दो चीज़ें हैं अपनी पार्टी को बाकियों से जो मुख्तलिफ करती है। एक, हम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के लिए, आम लोगों ने बनाई है, नंबर एक। नंबर दो, आप देखेंगे यहाँ कोई इमोशनल नारा नहीं होगा इस पार्टी में। आपका क्या नारा है, क्या एजेंडा है? हमारा नारा सिंपल है, हम लोग अपने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, 370 सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे, उसके बाद ही उस पर बात की जा सकती है, हाँ या ना। वापस हमारे हद इख्तियार में नहीं है लाना, या सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है, या हिंदुस्तान में जो दो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल बीजेपी और कांग्रेस, अगर इनमें कंसेंसस हो जाए ये वापस ला सकती हैं। गिवन पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे देयर सीम्स टू बी नो कंसेंसस। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है कि हम रियासत वापस दे देंगे? उनकी रियासत तो नहीं खोई है ना, रियासत तो जम्मू कश्मीर के लोगों की खोई है, तो हमें दौड़ना है ना। हाँ, कहा हो जाएगा जी, हम कहते हैं जो कल करना है आज ही दे दीजिए, जो 10 साल बाद दे दोगे 1 साल बाद दे दीजिए। हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए ना। हमारी ज़मीनों को लेके लोगों की परेशानी है कि हमारी ज़मीनें जाएंगी। डोमिसाइल लॉ हमारी मजबूरी है, दिल्ली की मजबूरी नहीं है। जॉब्स का प्रोटेक्शन हमारी है। अगर कल आपके 50,000 जॉब जो 1 साल से दिखाए जा रहे हैं, इनमें से 20,000 चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप निकाल नहीं सकते। तो दिफा किसको करना है? हमें करना है ना, ये तो कमिटमेंट है। वरना प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आप बोलते हैं कि डोमिसाइल इशू है और स्टेटहुड को रेस्टोर करना है, आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, वो कहते हैं कि पहले ही होम मिनिस्टर ये ऐलान कर चुके हैं, आप वही चीजें फिर दोबारा लोगों के सामने लेके जा रहे हैं कि देखो जब उन्होंने पहले वादा किया तो ये बताने की जरूरत क्या? देखिए इंसाफ जज तो करता ही है, वकील की क्यों जरूरत पड़ती है? प्लीड तो अपना केस करना ही पड़ता ना। तो हम तो वकालत करने गए, हम तो वो चीज को लाने गए। डेमोग्राफिक चेंज की हर एक अपनी अपनी जगह इस सोच में है कि यार अब तो 370 उठा, हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी। तो हम तो गए, वजीर आजम ने दो टोक अल्फाज में कहा, ये ऐसे सोच भी कैसे सकता है कोई? होम मिनिस्टर ने कहा ये कौन सा जहन है कि हम ऐसा करें? इस मुल्क में तो 22 करोड़ माइनॉरिटी की आबादी है, तो क्या ऐसे हम कर सकते हैं? तो ये चीजें तो शकूक अगर है, लोगों के दिलों से शकूक दूर करने हैं। क्यों? शकूक ही जहर बन जाती हैं, और वही जहर फिर सोसाइटी को पोल्यूट कर लेता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अपनी पार्टी जो मर्ज वजूद में आई, जिसके आप सदर हैं, न सिर्फ सियासतदान बल्कि कुछ आम लोग भी शक की निगाह से देखते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से थोपी गई एक पार्टी है? अवल तो मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम जब दिल्ली में गए, हम वजीर आजम हिंद से मिले, हम बीजेपी के सदर से नहीं मिले, हम होम मिनिस्टर से मिले। नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप सुनिए, मैं उसी बात की तरफ आपको ले जाऊंगा। शक करना किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सबसे पहले होता है। एक आदमी दूसरे पे शक करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में कि हो सकता है ये सरकार का एजेंट है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया की साइकोलॉजी, मेंटालिटी ऐसी बन जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अनलेस वी प्रूव अदरवाइज पीपल हैव अ राइट टू। मेरा ये बिल्कुल कतन मानना नहीं है कि नहीं जी मैं आया और कोई वो कहेंगे नहीं जी अल्ताफ कर, शक करें, बिल्कुल शक करें, और अल्लाह करेगा कि हम लोगों को ये कितना मुश्किल है आपके लिए वो शक दूर करना लोगों के जहनों में से? एक्शंस विल प्रूव इट। अगर हमारी एक्शंस सही होंगी, अगर हमारी नीयत सही होगी, और जो आउटकम हमारे
एफर्ट्स का होगा, दैट विल प्रूव इट। लेकिन ये कहा जाता है कि अल्ताफ बुखारी चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में है, इसीलिए इतनी जो है उन्होंने उछल कूद। मैं मनोज जी आपको बताऊंगा, देखिए आई एम अ बिलीवर इन डेस्टिनी। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगी, जिस इलाके से मैं बुनियादी तौर आया हूं वहां 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आई लिव्ड इन अ थैच्ड रूफ्ड हाउस। उस खुदा ने जिसने वहां से मुझे यहां पहुंचाया, तो अगर मुझे से आदमी को खुदा पे भरोसा नहीं हो, फिर तो मुझे पता नहीं किसको खुदा तो खुदा पे भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे एक दिन। जो अल्लाह करेगा। अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगा, कोई किसी नाम से भी मुझे कहे। उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं, मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। मेरा एक ही, देखिए मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अल्ताफ बुखारी जो बोले वो सच बोले, और उस सच में ही मेरे लोगों की भलाई है। आपने अभी कहा कि हमारी पार्टी, यानी आपकी पार्टी, जिसको अपनी पार्टी के नाम से जाना जाता है, कि वो कोई इमोशनल नारा नहीं देगी। क्या आपकी मुराद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑटोनॉमी और पीडीपी के सेल्फ रूल से है कि उन्होंने एक सिर्फ इमोशंस को उभारने के लिए इमोशंस से खेलते हुए अपनी कुर्सी या अपनी सियासत को आगे बढ़ाया था? मैं खाली उसको इमोशनल नारा नहीं कहता हूं, मैं इसको भी इमोशनल नारा कहता हूं कि जब कहा जाता है कि हम ये हटाएंगे और वो हटाएंगे, इमोशंस ही तो है ना। हम एक रीजन की बालादस्ती कायम करेंगे, एक मजहब का ये करेंगे, वो भी तो इमोशनल ही है ना। सियासत मजहब के नाम से नहीं की जाती है। जो लोग मजहब के नाम से सियासत करते हैं वो भी इमोशन से। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर की इस हालत के लिए मैं बीजेपी को उतना ही मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूं जितना मैं कांग्रेस को, पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सभी लोगों ने आज जिस हालत में हम हैं, इसके लिए ये सभी जिम्मेवार हैं। क्या हम ये माने कि आप ये कहना चाहते हैं कि ना मजहब के नाम पे, ना खित्ते के नाम पे, ना ऑटोनॉमी, ना सेल्फ रूल, दफ़ा 370 जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में है 35 से, उसको भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या हम ये माने कि अपनी पार्टी लॉन्च करके अपने जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हम पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने की नहीं कोशिश, हम पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव अब वो ये अचीवेबल जो है, लोगों को चांद सितारे नहीं दिखाओ, चांद सितारे दे नहीं सकते हो, जो अचीवेबल है उसकी बात करो। डोंट टॉक ऑफ थिंग्स जो अचीवेबल नहीं है। देखिए मेरे लोगों के मसले, मेरे बच्चे, उनका मसला नौकरी का है। अभी आपने देखा एक हुक्मनामा आया, नादरशाही हुक्मनामा, 1.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया था जम्मू कश्मीर बैंक का, कैंसिल कर दिया जी। मेरा सवाल है इस लेफ्टिनेंट गवर्नर से, विच अथॉरिटी डज ही हैव टू कैंसिल इट? कहां? बैंक इज ऑटोनोमस बॉडी, बैंक का बोर्ड है, बैंक डिसाइड करेगा। उसके लिए आपने क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, साहब। हम जब वजीर आजम के पास गए, हमने वजीर आजम से ये बात की, हमने होम मिनिस्टर से बात की, और होम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है कि 10 दिन में मैं आपको इन चीजों की तफसीलात में एक्शन टेकन। क्यों? होम मिनिस्टर साहब के पास इस वक्त यूटी का इंतजाम वो चलाते हैं। और आप देखिए मजाक क्या है, 1.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, 2 साल पहले दे दिया, और उसी रिजर्व बैंक अप्रूव्ड एजेंसी ने कंडक्ट किया, जिसको अब ये लोग कहते हैं हम कंडक्ट कराएंगे। उनको वो ऑर्डर तक नहीं दिया जाता है। जब वो बैंक में जाते हैं, वो बच्चे कहते हैं साहब, वो कहते हैं हमें तो कोई ऑर्डर नहीं आया है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने दे दी। भाई गवर्नमेंट कौन होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले? ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ऐसे ही खिलवाड़ है ना। तो इसके लिए आपको लगता है कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जल्द से जल्द बननी चाहिए, जैसे आपने कहा कि नादिरशाही हुक्म? देखिए मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी डायरेक्शन लेस हो, एहसास नहीं हो, तो क्या फायदा है उसका? हमें तो अब ये देखना है कि कौन प्रोटेक्ट करेगा हमारे इन यूथ के राइट्स को। देखिए जो नौकरी 50,000 हम ये 3 साल से दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, क्या ये 7 लाख बच्चे जो बैठे हुए हैं उनका कोई जवाब है? Is this an answer for 7 lakh educated graduates and post-graduates? This is not an answer.
50,000 कोई आंसर नहीं है उनके लिए। ये 3 साल से, आप भी मनोज जी 3 साल से सुन रहे होंगे, पीडीपी भी कहती थी तब 65,000 डेली वेजर्स, 3 साल पहले कैबिनेट डिसीजन, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। कौन करेगा इंप्लीमेंट? यही इसीलिए मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी आनी चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट करे, जो इस मसाइल की तरफ तवज्जो दे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो किसी भी सूरत में बेटर होती है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट से। मैं तो, ये तो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं, ये तो ऑटोक्रेटिक है। यहां तो कोई सुनवाई नहीं है। आज मेरे पास सुबह जम्मू कश्मीर बैंक के लड़के आए थे, कह रहे हैं मुलाकात नहीं दे रहे एलजी साहब, किसको बताएं? अगर अल्ताफ बुखारी को भी बताना, किसको बताऊं? क्यों क्या वो ऑफिस रिस्पॉन्ड करते हैं इन बच्चों को? वाई डोंट दोज ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड? The LG should meet them. Why shouldn't he meet them? Why is he shy? If he thinks he has taken a decision based on good faith, he should meet them. तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार कि क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए? अगर एलजी नहीं कर पाते हैं तो एक सरकार आएगी, वो कर पाएगी। मैं तो कहता हूं बिल्कुल लोगों को सोचना पड़ेगा। लोगों को सोचना पड़ेगा कि कल को जो इनके ये मसले मसाइल जो हल होने, ऐसे लोगों को लाए सामने जिन लोगों से ये तवक्का रखी जा सकती है कि वो करें। बहुत तो आजमाया हुआ उन्होंने, पिछले 70 सालों में सबको उन्होंने आजमाया है। दे शुड इलेक्ट द बेस्ट ऑनेस्ट पीपल। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह के हालात हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रोसेस शुरू भी होगा कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसको 1 साल के अंदर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 5-6 महीने में वो सबमिट करेगी और उसके बाद ही शायद इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है। आपको लगता है कि कोई ज़्यादा देर तो नहीं हो रही? देखिए, चूंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिलिमिटेशन प्रोसेस थी, वही मैंने कहा ना, अगर हमने देर नहीं की होती, अगर हम लोग सितंबर में निकले होते, अक्टूबर में सियासी कायदे निकले होते, दे कुड हैव गॉन एंड टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर कि साहब 370 तो सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक हमारी स्टेटहुड बहाल कर लीजिए, इलेक्शन करवाइए और बाद में डिलिमिटेशन की प्रोसेस देखा जाएगा। 7 सीटें हैं, वो 7 सीटें फिलहाल नॉमिनेट कर लेते हैं। डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। शटिंग योर डोर एंड रिमेनिंग इनकॉग्निटो इज नॉट अ सोल्यूशन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं जो बंद हैं और कुछ रियासत से बाहर जो है जेलों में हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया रिहाई के बाद, उन्होंने ये कहा कि जो बाहर बंद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रियासत की जेलों में मुंतकिल किया जाए। क्या आप मुतफिक हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 7 जनवरी को जब हम लोग मिले, वन ऑफ द पॉइंट्स इन द मेमोरेंडम वाज के पॉलिटिकल लीडर्स जो रियासत में हैं उनको भी रिहा किया जाए और रियासत के बाहर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रिहा किया जाए। मुझे तो खुशी है कि हमने जो बात जनवरी में कही, आज डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे हैं और यही बातें हैं। इन्हीं बातों से लोगों को तकलीफ है और इन्हीं बात, हमने परसों होम मिनिस्टर साहब से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की, बल्कि हम तो एक स्टेप फर्दर गए जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा प्रोसेस चल रही है, हम रिलीज करेंगे। हमने सबके लिए बात की। ऐसा नहीं है कि एक जो नोशन दिया जा रहा है शायद हम खुश हैं ये बंद रहे, हम तो कहते हैं फारूक साहब रिहा हो गए, देखिए ना, अच्छा है ना, इट इज़ गुड। एक हवा में तब्दीली सी आ गई। हमने उनको कहा जब तक आप इनको रिलीज करेंगे जो बाहर हैं, इनको फ़ोन से रब्ता करवाइए अपने अहल खाना के साथ, क्यों बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बच्चे पिछले 7-8 महीनों में जाके मिल भी नहीं सके, क्यों दे कुड नेवर अफोर्ड, किराया नहीं अफोर्ड कर सके। हमारी दुआ है कि ये सब लोग रिलीज हो जाएं, लेकिन यहाँ मुझे एक गिला भी है इन ट्रेडिशनल सियासतदानों से। देखिए, ये प्राइवेट बिजनेसेस नहीं है कि मालिक अंदर गया और दुकान बंद हो गई। ये लोगों की खिदमतगार है। इनकी पार्टियां मौजूद थी, अल्लाह सलामत रखे, इनके लीगल सेल्स मौजूद थे। क्यों, जब ये पावर में आते हैं फिर ये एडवोकेट जनरल भी, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी, गवर्नमेंट एडवोकेट भी, ये भी वो भी, सब क्यों जी हमारी पार्टी के हैं। आज कहाँ थे वो सब लोग? आज कहाँ थी ये पार्टियां? आज कहाँ थे ये नेता? इन्होंने क्यों नहीं डायरेक्शन दे दी कि यार जरा हमारे इन जो ये पॉलिटिकल वर्कर हमारे हैं जिनको कश्मीर से बाहर ले गए, इनको तो छोड़ दें। देखिए, अगर आज ये सवाल मैं करूं, 6 महीने एक्सेप्ट डॉक्टर फारूक साहब जिनको PSA लगा था, बाकी तो 107 में बंद थे।
जैसे आप भी जानते हैं, हम तो लेमैन हैं, हम तो लॉयर मनोज हैं। अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती नहीं के नहीं, बारे आप में सुनिए ना, पहले 6 महीने तो फारूक साहब के बिना कोई नहीं पीएसए में था, या वो जो हमारे वर्कर भाई थे जिनके लिए मैं कहता हूं इनको लड़ना चाहिए था, केस करने चाहिए थे। क्यों? जैसे हर एक करता है। बाकी तो 107 धारा 107 में थे। धारा 107 नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है, कहीं तहसीलदार होता है। कुछ लोगों ने कराई अपनी बेल, इन लोगों ने क्यों नहीं बेल कराई? यानी आप ये कहते हैं कि वो खुद रहना चाहते थे नहीं, अंदर? आपको नहीं लगता कि इनसे ये सवाल जायज है? आपका कहना है कि वे आना नहीं चाहते थे? मैं कहता हूं, आपको नहीं लगता ये सवाल जायज है? सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, आपको लगता है कि ये आना नहीं चाह रहे? मेरा सवाल इन लोगों से है। मेरा सवाल जो हमारे नेता 6 महीने 107 धारा में बंद थे, जिसकी बेल नायब तहसीलदार या तहसीलदार करता है, क्या वजह है उन्होंने चुप्पी साधी बेल नहीं कराई? तो आपको ये शक लग रहा है कि वो रहना चाहते थे अंदर ही जानबूझ के? मैं शक कभी नहीं करता हूं, मैं हकीकत बयान करता हूं, और हकीकत यह है कि उन्होंने 6 महीने कोई बेल की कोशिश नहीं की। बाकी लोग बादशाह हैं, लोग समझदार हैं, खुद समझे, या ये नेता बाहर निकल के हमें समझाए। वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, आपने कुछ इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में भी कुछ बताया कि उनके साथ बातचीत हुई, तो किस तरह का आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी का, क्या वो आपको लगता है कि वाकई जम्मू कश्मीर में भी उस नारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़मीनी सतह पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? नहीं, जहाँ तक वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की बात है, अव्वल तो हम अपने दर्द को लेके गए थे, अपना दर्द ही ज़्यादा सुनाते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी उस तरक्की से फ़ायदा उठाएं जो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मेरा ये मानना है कि शायद काफ़ी कुछ वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, जैसा हमें लगा उनकी बातों से, लेकिन फोटो ऑप्टिक्स में ही ज़्यादा यहाँ हो रहा है। हमने देखा 8वां महीना है, अब दफ़ा 370 हट गया। माना जाता था कि 370 हर चीज़ के लिए जिम्मेवार 370 को ठहराया गया या सियासतदानों को ठहराया गया। सियासतदान तो बहरहाल 18 जून 2018 के बाद थे नहीं, धारा 370 भी अब 8 महीने से थी नहीं। मैंने कहीं दूध की नहरें न शहद के अंबार देखे। यानी आप कहते हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, अभी कुछ भी बिल्कुल, मुलाकात के दौरान, मुलाकात से हमने बिल्कुल कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से हम सेटिस्फाइड हैं। क्यों? हमने तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई, एंड द होम मिनिस्टर वाज वेरी नाइस टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पीठ पीछे किसी के बोला, वहां अफसरान भी थे। और जब मैं आपके साथ बात करता हूं, आई नो आई एम ऑन एयर विथ यू, ऐसा ये नहीं है कि ये हम तो हाईलाइट करेंगे, हम तो हर एक दिक्कत जो हमारे लोगों की हम हाईलाइट करेंगे, क्यों नहीं? वी हैव अ राइट। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि साहब कानून क्यों सिलेक्टिव बेसिस पे अप्लाई हो रहे हैं? अगर 370 गया तो जो भारत के कानून है वही सब कानून हमें अप्लाई हो रहे हैं, वाई सिलेक्टिवली? ही वाज सरप्राइज्ड टू नो कि ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा कौन सा कानून है ऐसा? मैंने कहा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन ट्राइबल एक्ट। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, उसी वक्त होम सेक्रेटरी साहब को कहा जरा देखिए। तो गरज मतलब है हम गए तभी बात हुई ना। और वापस अपनी यहाँ की सियासत पे आएंगे, एक सवाल आपसे पूछूंगा ज़रूर। कौन सी पार्टी से आपको लगता है कि ज़्यादा मुकाबला आने वाले दिनों में है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी लीडर आज तक आपकी पार्टी में हमने देखे हैं, तो मैक्सिमम का जो ताल्लुक है वो वादी कश्मीर से है। तो वादी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, उसमें पीडीपी पार्टी होती थी, अब उसका जो दबदबा है काफ़ी कम हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी इंटैक्ट दिख रही है, कांग्रेस भी वहाँ जीतती रही है चुनाव कुछ एक सीटों पर। सबसे बड़ा चैलेंज सब किस पार्टी से आपको लगता है? अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की अपनी पार्टी के तौर पे ही उभरेगी, और इसमें जम्मू का उतना ही हिस्सा होगा जितना कश्मीर का हिस्सा होगा।
डेफिनेटली यूथ का काफ़ी प्रपोर्शन आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि ओल्ड और यंग विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी। अगर आप 60% पुराने सियासतदानों को देखेंगे, 40% आप नए सियासतदानों को भी देखेंगे दोनों रीजन से। एंड वी आर नॉट कन्फाइनिंग आवर सेल्स कि हम कश्मीर की पार्टी हैं या जम्मू की पार्टी, आप इक्वली देखेंगे। क्यों आज साझा मुद्दा है, जम्मू स्टेटहुड ढूंढता है, कश्मीर स्टेटहुड ढूंढता है, जम्मू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ढूंढता है, श्रीनगर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, और हमारा एजेंडा साझा है। यहाँ यूथ की प्रॉब्लम है, वहाँ यूथ की प्रॉब्लम है, यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी को लेके परेशान है, बिजनेसेस यहाँ इंडस्ट्री बैठी हुई है, कश्मीर में टूरिज्म बैठा है। तो मसले हम दोनों रीजन्स के और दोनों रीजन्स के ही साथ लेके चलेंगे। इसलिए दिस विल बी अ पार्टी विच विल बी अ ऑल्टरनेटिव टू ऑल दीज एग्जिस्टिंग पार्टीज। एक आखिरी सवाल, आपने कहा खित्ते की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म पे नहीं चलेगी, खोखले नारे नहीं होंगे। साथ ही आपने एक इंटरव्यू के एक हिस्से में ये भी बताया कि जो आपने डायरेक्टली तो नहीं बताया, लेकिन आपने बोला पीडीपी बीजेपी एक साथ मिल गई, जबकि उनके रास्ते अलग अलग थे। आज आप कहते हैं कि आप सबसे अलग हैं, सियासी तौर पे आप इन पार्टीज के खिलाफ हैं। क्या आप लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी कभी भी इन तरह ये जो पार्टीज हैं इनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी सरकार बनाने के? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अभी तो सरकार बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, फिलहाल तो हम सब के लिए एंथिमा है, फिलहाल तो हम सभी के लिए एंथिमा है, लेकिन हमें मालूम है वक्त आएगा ये सभी हमारे पीछे पीछे हमारी पॉलिसीज़ की नकल करते हुए, हमारे कहे हुए इश्यूज़ को उठाते हुए लोगों में जाएंगे, और वही हमारी जीत होगी। उस दिन फिर मिलेंगे आपके साथ ये बात करने के लिए कि अल्ताफ बुखारी तुम सही थे, ये भी वही कह रहे हैं, ये भी स्टेटहुड ही मांग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं डिटेनीज को बाहर से लाओ, ये भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लैंड और इसकी लाओ, ये भी डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे सियासत आप सिमट के इतनी ही रही और डेवलपमेंट की रही है, और सियासत जम्मू कश्मीर की इसके आगे और कुछ नहीं है। बुखारी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। ये है राजेश की माँ।